तमाम स्पीड ब्रेकरों के बाद इंडिया गठबंधन की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के झटकों के बाद अब इंडिया गठबंधन संभल गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो अब खुलता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन को पहली गुड न्यूज उत्तर प्रदेश से मिल गई है। यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लंबी जद्दोजहद के बाद डील डन कर ली है। लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन से वो बीजेपी को हरा पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। शुरू में अरविंद केजरीवाल आनाकानी करते दिख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डील लगभग फाइनल हो गई है। दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस 3 जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन जो दिल्ली में है वो लगभग फाइनल होने की कगार पे है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में एक आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से मिलकर हो जाएगी। दिल्ली के अलावा हरियाणा और गुजरात में भी कांग्रेस की आप से बात लगभग बन गई है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 20-20 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना चुनाव लड़ सकती है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 6 और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते सीट शेयरिंग का ऐलान होने की उम्मीद है। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जीत सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। पंजाब और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना अब कम दिख रही है। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के इतने नजदीक जाकर सीट शेयरिंग से विपक्षी दलों को फायदा होगा। यूपी में कांग्रेस ने 17 सीटें तो ले ली हैं, लेकिन क्या इन सीटों पर उसकी तैयारी पक्की है? केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देने को तैयार हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं? सवाल ये भी है कि टूटते बिखरते गठबंधन ने चुनाव के इतने नजदीक आकर जो सीट बंटवारा किया है, क्या ये लोगों का भरोसा जीत पाएगा? तो इसमें एक सवाल और जोड़ देते हैं कि ये जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, इसे अब गठबंधन का बंटवारा कहें, इंडिया गठबंधन का बंटवारा कहें, या 2 पार्टियों के बीच की आपसी सहमति, वो चुनावी गणित है जो इनको दिखता है कि इसके साथ जाएंगे तो फायदा है, इसके साथ जाएंगे तो फायदा है, ये वोट मिलेगा, ये कटेगा। गठबंधन तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं कह सकते। ये बड़ा प्रश्न होगा आगे चलते हुए चर्चा में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय मिश्रा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहले तो बधाइयां आपको कि आपकी पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन लग नहीं रहा था कि होगा, 2-3 दिन से बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था, लेकिन फाइनली ये हो गया, तो अच्छी बात है। लेकिन इस गठबंधन में अब आपके हिस्से में आ रही हैं 17 सीटें, तो क्या उम्मीदवार तय हैं और पूरा भरोसा है कि ये 17 सीटें आप निकाल लेंगे? फिलहाल शायद दो सीटें हैं, राइट? विपिन जी, पहले तो गठबंधन को लेकर के मुझे नहीं लगता कोई शक शुबा कभी भी था। शुरू से जब से इंडिया अलायंस नहीं, मैंने एक मिनट, हाँ, तो मैंने माफी चाह रहा हूं, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन गठबंधन से मेरा मतलब, जब आपने इंडिया का नाम लिया तो अब नीतीश कुमार बाहर, ममता जी बाहर, जयंत चौधरी हट गए, तो वैसा स्वरूप नहीं रह गया, वो मेरा कहने का मतलब था। जी
ममता जी भी साथ हैं और जो लोग हट गए वो डरपोक हैं और कहीं ना कहीं साजिश के शिकार हैं या AD/CBI के प्रभाव में थे, इसलिए वो चले गए। लेकिन जो साथी हमारे साथ हैं वो इस देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर लड़ने के लिए जन संघर्ष में हमारे साथ हैं। और ये इंटैक्ट गठबंधन है और वाकई जनता का रिप्रेजेंटेटिव यही गठबंधन है, पूरा देश देख रहा है। मुलायम सिंह यादव जी का परिवार हो या देश में अन्य फील्ड में, अन्य क्षेत्रों में जो लोग लड़ते रहे पहले भी भाजपा से, आज वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें या आप अन्य राज्यों की बात कर लें, जहां जहां हमारे साथी हैं वो साथी आज भी ईमानदारी से एक मंच पर रहकर जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा का एक दौड़ चला है, न्याय दिलाने का यात्रा, किसान, मजदूर, भागीदारी और श्रमिक और बाकी लोगों की, युवाओं के लिए, कहीं ना कहीं वो यात्रा जिस तरह जैसे जैसे पूरब की तरफ से आगे बढ़ी है, हालांकि मीडिया का एक वर्ग और भाजपा के साजिशकर्ता जो साथी उनके हैं, उन लोगों ने जरूर इस पूरे यात्रा को बदनाम करने की लगातार कोशिश की, लेकिन सबको पता है कि इस यात्रा के उपाध्याय जी, हाँ, से लाखों लोगों की एक, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आज पार्टी के साथ हैं। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि 2017 में भी गठबंधन और उत्तर प्रदेश की बात कही है। हाँ जी, हाँ जी, वही कि 2017 में भी आप साथ आए थे लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। इस बार आपको लगता है कि चीजें बदलेंगी? देखिए, समय और टाइम और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। 2017 में जब हम आए थे, विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में आए थे और निश्चित तौर पे उसमें जो बात हुई वो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब हम बाई इलेक्शन लोकसभा में आए थे तो खास नहीं, बहुत कुछ खास हुआ था। और 3 लोकसभा, कैराना, गोरखपुर और बाकी जगहों पर हम भाजपा को बाई इलेक्शन में लोकसभा में आ रहे थे, जहां भाजपा का गढ़ माना जाता था। और इस बार जिस तरह की परिस्थिति बनी है पूरे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी, निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ लोगों का जन समर्थन है, अपार जन समर्थन सड़कों पर आप देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों को नेस्तनाबूद कर दी है, बुलडोजर न्याय ने लोगों को परेशान कर दिया है। चंडीगढ़ में जो लोकतंत्र का हरण हुआ उस सबने हम सबने देखा है। पिछले एक सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंटरफेयर करना पड़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हो या चीरहरण जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ। ये देश के लोग देख रहे हैं। हमारी जो कोशिशें रहेंगी एक ईमानदार प्रतिपक्षी भूमिका में कि इस देश में लोकतंत्र जीवित रहे। चुनाव का वक्त आ गया है और जनता इस मामले को समझ रही है। हम सब मिलकर के एक वैचारिक आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। चाहे जितनी भी साजिशें कर ले भाजपा, AD/CBI का जितना दुरुपयोग कर ले, हमारे नेता, ठीक है, वो सारी बातों के लिए, हाँ सर, वो सारी बातों के लिए हम दोबारा लौट के आएंगे क्योंकि वरना तारतम्य टूट जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ सीट शेयरिंग वाली, क्योंकि अभी मुख्य मुद्दा वही है बीजेपी। जी 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 वो सारी बातें भी करेंगे। हैदर अब्बास साहब, आपसे सवाल, क्योंकि अब आपके गठबंधन के पार्टनर हैं यहाँ पर कांग्रेस, पहले सीटों को लेकर थोड़ी रस्साकशी थी, तो अब सारा मामला सुलझ गया, मैं मानूं, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और सारी चीजें क्लियर है। अब अखिलेश जी भी यात्रा में शामिल होंगे? जी निश्चित रूप से मुझे लगता है बहुत जल्द कांग्रेस की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलेगी आने वाली शायद 25 तारीख को, उसमें अखिलेश यादव जी शायद शामिल होंगे। लेकिन देखिए, निश्चित रूप से जो भी पार्टियां होती हैं, जब एक गठबंधन होता है तो गठबंधन एक में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके एक नई विचारधारा के साथ, एक नए समन्वय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो हर पार्टी चाहती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है वो इस नीति के साथ हुआ, इस नियत के साथ हुआ है कि अधिक से अधिक सीटें, उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटें हमारा गठबंधन जीत सके। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का यही उद्देश्य रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश को अंधकार की ओर ढकेलने का काम किया है, जिस प्रकार से हमारे देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया, आज हमारे देश का अन्नदाता किसान परेशान है, हमारे नौजवान बेरोजगार परेशान है, हमारे किस प्रकार
प्रकार से उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो 60,000 नौकरियों के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं और फिर पर्चे लीक हो जाते हैं। एक हफ्ते में 2 पर्चे लीक होते हैं। आज हमारे एक युवा तो अब्बास साहब हाँ ठीक है, हम मुद्दों की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा गठबंधन पे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने बहन जी के साथ हाथ मिलाया था, इस बार आप वापस कांग्रेस, तो ये जो परिवर्तन है स्ट्रैटेजी का, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, गठबंधन में 1 और 1 11 होता है। आप पिछली बार, अभी आप 2017 की भी बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनी हो, लेकिन इसके बावजूद जो उनका वोट शेयर था वो 10% घटा है। अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50% मत प्राप्त हुए थे, जो कि घट के 40% पर पहुंच गए थे 2022 के चुनाव में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में ग्राफ घट रहा है, और जिस प्रकार से आज स्थितियां हैं, जो मुद्दे हैं आम जनमानस से के, उनसे जो ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विपक्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर चुनाव में परिस्थिति अलग होती है, अर्थमेटिक अलग होते हैं, लेकिन हमारा यह मानना है कि जो 2024 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी। यहां पर अब्बास साहब एक और छोटा सा सवाल मेरा, हाँ सही आपके आंकड़े की उनका घटा, आपका इनफैक्ट बहुत बेहतर हुआ, 17 में 21, करीब 22% के आसपास, उसके बाद 22 में आप विधानसभा की बात कर रहा हूं 32% तक पहुंच गए, सीटें भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुई, ठीक है, बढ़िया बात है। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आपका कांग्रेस पर भरोसा है? आपने उन्हें 17 सीटें दी, पहले शायद 11 का ऑफर था, फिर बातचीत खींच के 17 पर गई, जीत लेगी कांग्रेस? देखिए, गठबंधन, कोई भी दल चाहता है कि उसके कार्यकर्ता जो होते हैं, उसके नेता जो होते हैं, वो चाहते हैं कि उसकी पार्टी को महत्व मिले। लेकिन यहाँ पे कोई बात, इस बात पे गठबंधन नहीं हुआ है कि कौन सा दल प्रदेश में बड़ा है, कौन सा दल छोटा है। यहाँ पे गठबंधन एक बड़े कार्यक्रम के लिए, एक बड़ी नीति के आधार पर देश हित में हुआ है। आज खतरा हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को है, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज समन्वय बना है। हम आज कल हमारी ये संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, आज बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बधाई दी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से दोनों पार्टी के मिले, दोनों में बहुत खुशी थी। मुझे लगता है ये गठबंधन जो आम जनमानस के जो विचार थे, जो जनमानस की जो भावनाएं थी, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश में बना है, और बहुत ही पॉजिटिव जनता में रुक जाएगा, और जनता समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में वोट करेगी। ठीक है, चलिए इस पर ना थोड़ी सी हम एक टिप्पणी भी ले लेते हैं। ब्रजेश जी हमारे साथ हैं, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे लंबा काम किया हुआ। ब्रजेश जी, ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, फाइनली ये हो गया। अब इंडिया गठबंधन को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। इन दो पार्टियों ने हाथ मिलाया उत्तर प्रदेश में, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा लोकसभा के लिहाज से प्रदेश है। अब मुकाबला है बीजेपी के साथ। सारे आंकड़े में बोलूं वो हम सबको पता ही है और स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी यहां पर टक्कर हो पाएगी इस गठबंधन से? इन दोनों का साथ आना स्ट्रैटेजिकली, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ वोटिंग परसेंटेज, सब कुछ जो पूरा समीकरण है उत्तर प्रदेश का, कितनी कांटे की टक्कर बनेगी इस बार चुनाव में? देखिए, ये जो गठबंधन है, ये इसमें जो समाजवादी पार्टी है, ये सबसे मजबूत पार्टी है यहाँ पर, और इसी दृष्टिकोण से ये गठबंधन हुआ है। वास्तव में दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। कांग्रेस को ये जरूरत थी, उनके साथी लगातार छूट रहे थे, और समाजवादी पार्टी के साथ मजबूरी ये थी कि उनके भी साथी अलग हो रहे थे, और एक संदेश देना था। ये समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। मैं 2017 की बात करूं, कांग्रेस को 103, 104 सीटें दी थी, और उसके बाद करीब 38 सीटें बीएसपी को दी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो यहां पर यह था कि कोई ये पार्टी ये अपयश नहीं लेना चाहती थी कि साहब मेरे कारण गठबंधन नहीं हुआ। कारण क्या है? उससे बिखराव भी होती है। एक खतरा और था उत्तर प्रदेश में, यदि ये गठबंधन न होता तो कांग्रेस कमेटी लगातार उत्तर प्रदेश की ये मांग करती रही थी कि साहब बसपा को भी जोड़ा जाए। तो यदि ये न होता तो ये गठबंधन बसपा से हो जाता। फिर क्या है, फिर सारा जोर इस बात पे था कि मुस्लिम वोट किधर चला जाएगा। मुस्लिम वोट निश्चित रूप से उधर चला जाता जहां कांग्रेस होती। तो ये ज्यादा वो हुआ है। ये जो गठबंधन है, जैसे 2019 का आप पूरा देखें तो जो उनके सामने कोई सोच विचार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि महागठबंधन था, सपा था, बसपा था, रालोद था, तो सारा एकजुट होके गया। आगे भी आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि
उन तमाम जिलों में एक तरफा वोटिंग हुई थी मुस्लिम वोटों मतदाताओं की, जहां पर ये गठबंधन जो था और जहां पर उसके प्रभावी लीडर थे। तो ये भी खतरा था। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे थे कि वो चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, उसके लिए उन्होंने 11 से 17 सीटें कर दी। ये मांग कर रहे थे ज्यादा सीटों की, लेकिन आखिर ना इनका कहीं ठौर था ना उनका कहीं वो था, दोनों आपस में मिलना था और मिल गए। तो ये गठबंधन ही में वास्तव में होगी उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय लड़ाई। आप बसपा को बिल्कुल किनारे नहीं कर सकते बिल्कुल। कारण क्या है, मैं भी कई क्षेत्रों में मैं जाने का अवसर मिला है, लोगों से बात करने का अवसर मिला है। तो जो उनका सजाती वोट है मायावती का, भले कोई टूट गया हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सेंध नहीं लगी है। तो वो जो वोट उसका प्रतिशत भी ज्यादा है। तो आप बिल्कुल ये सोच लें कि साहब उनको बिल्कुल वो नहीं होगा, सीधे मुकाबला होगा, सीधे मुकाबला नहीं होगा। लड़ाई यहाँ त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय लड़ाई में ही ये जो सपा कांग्रेस है। नहीं अच्छा आपने गणित यहाँ पे समझा। मैं थोड़ी इस पर टिप्पणी ले लेता हूँ सतीश जी की भी। सतीश जी, तो ये तो देखिए, जब राजनीतिक दल या राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े नेता हिसाब किताब लगाते होंगे तो उसमें भी थोड़ी उम्मीद, थोड़ी आशा, इसकी गुंजाइश रहती होगी। कोई परफेक्ट हिसाब तो शायद लग नहीं पाता होगा कभी। तो जो ये तीसरा फैक्टर है कि मायावती तो नहीं शामिल हुई, कांग्रेस चाहती भी थी या उसके बहुत सारे नेता चाहते थे कि वो भी आ जाएं, लेकिन जब नहीं है और ये दोनों पार्टियां, समाजवादी और कांग्रेस और मुस्लिम वोट, डेफिनेटली यहाँ कंसोलिडेशन का मन में ख्याल होगा ही होगा। क्या समीकरण बनेगा? क्या फाइनली बीजेपी को जो उनका सशक्त गढ़ है, चाहे लोकसभा चुनाव ले लीजिए चाहे आप विधानसभा चुनाव ले लीजिए, ये गठबंधन मिलकर चुनौती दे पाएगा? देखिए, रंग बदलेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा रंग तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ गया। आपने कहा मायावती जी का, मायावती जी के दलित वोटों का सवाल था और दलित वोटों में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की वजह से कुछ ना कुछ बदलाव होगा इस पर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये त्रिकोणीय है, ढाई कोणीय आप कह सकते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा रंग जम गया। दरअसल क्या है कि लोगों ने बहुत देर कर दी और देर कर दी। अखिलेश ने ये गठबंधन करके अपना भविष्य तो बचाया ही, शायद वोट भी बचाया है, और कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा किया है, तो कुछ तो रंग जमेगा ऐसा लग रहा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, जैसे आप पार्टी से भी बात चल रही है कि हो ही गया इनका, और आपने ही कहा, तो ये कुछ कुछ अच्छी खबरें आपने भी कहा कि आई है, इनके लिए तो आई है, अंत में आई है। अब हिंदुत्व के फील गुड में, भले ही आर्थिक फील गुड पर सवाल हो, लेकिन हिंदुत्व का फील गुड है, मोदी का चेहरा है, फिर आप देखिए मंदिर है, लाभार्थी है, उसके सामने खड़ा होना खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत तो है, लेकिन अब खड़े होने की स्थिति में तो ये लोग आ गए हैं। देखिए, एक चीज हम समझ लें कि जो इन लोग का नैरेटिव क्या है, ओबीसी, गरीब, बेरोजगार और मुसलमान और ये न्याय यात्रा वगैरह वगैरह, पीडीए, तो इससे एक जातीय गणना, ये एक मुद्दा तो है, लेकिन देर है। इनके बीच में कैसे सामंजस्य होगा ये नहीं पता, कितना ये माहौल खड़ा कर पाते हैं ये नहीं पता, और भाजपा का जवाब किस तरह से होगा वो तो होता ही है। तो इस लिहाज से हम इसको बहुत, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमको इस प्रकार से यूपी दिखता है। बाकी जगह का आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आपने क्योंकि नाम ले ही दिया तो डिबेट को और खोल देते हैं। आपके भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चलिए पहले आम आदमी पार्टी से बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी ऐलान तो नहीं हुआ है विनय साहब, लेकिन ये है कि जो खबरें हमारे पास हैं कि 3 सीटें आप देने के लिए तैयार हो गए कांग्रेस को, 4 सीटें आप खुद लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ये सातों की सातों सीटें जीत रही हैं, मतलब पिछले चुनाव की मैं बात करूं, शायद थोड़ा मामला गुजरात को लेकर तो क्लियर है, लेकिन पंजाब में आप नहीं मान रहे। अभी क्या, कहां बैठ रहा है समीकरण, अगर आप बताने की स्थिति में हो? देखिए, मैं अगर दिल्ली से शुरू करूं तो निश्चित तौर पे आपने बात तो सही कही कि पिछली बार ये चुनाव जीते थे, लेकिन हम अगर पिछली बार के चुनाव का आंकड़ा देखें तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 58% पोलिंग हुई थी, जिसमें से 50% वोट बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला के 40% वोट मिली थी।
उसके तुरंत बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 72% पोलिंग हुई और 72% पोलिंग में 50% आम आदमी पार्टी को मिली और रेस्ट जो है बाकी दोनों पार्टियों में बटी। तो अगर आप उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो 14% वोटर्स ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं गए, क्योंकि उनको उस समय लग रहा था, कोई होप ही नहीं उनको दिख रहा था, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव को ऐसा हाईजैक कर लिया था। तो लोग लगने लगा था कि हम अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे भी तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। इसलिए इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और दिल्ली में आप देखेंगे कि 7 की 7 सीट क्लीन स्वीप होने वाली है। और वही डर बीजेपी का दिख रहा है, जिसकी वजह से ये गठबंधन जैसे ही होने वाला है वैसे ही उन्होंने अपनी सीबीआई ईडी लगा दी और आज धमकियां भी देनी शुरू कर दी कि अगर ये इंडिया गठबंधन हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हो गया, तो 3 दिन के अंदर वो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेंगे। तो जो डर उनका, ये डर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन से डर है। जहां तक गठबंधन की बात है, निश्चित तौर पे ये गठबंधन इस बार देश को बचाने के लिए और एक दमनकारी सरकार जो दमन करने पे आ गई है, आप देखिए हर मोर्चे तो मुझे पर। थोड़ा उसका गणित बताइए मिश्रा जी कि कैसे सोच रहे, क्यों आप, अगर इतना बढ़िया आपको पूरा विश्वास है तो फिर कांग्रेस को 3 सीटें भी क्यों देनी? देखिए, हमने पिछली बार आपको आंकड़ा बताया कि दिल्ली में 7 में से दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को मिला के 40% वोट मिला था। ओके, मैंने आपको दोनों बताया। तो इसलिए इस बार जो 14% वोट पोल नहीं हुआ, और कुछ इतनी ही पोल कांग्रेस पार्टी की भी नहीं हुई होगी इस विश्वास से कि दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा। तो दोनों पार्टी का जो पोल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर एक बहुत मजबूत विकल्प मिलने जा रहा है। और दिल्ली के लोग उत्साहित भी है, क्योंकि दिल्ली के लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये पिछले 10 साल से अरविंद जी की सरकार को काम करने से रोक रहे हैं, कैसे एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार अफसरों के माध्यम से कैसे दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रहे। और सारा देश देख रहा है, चंडीगढ़ में एक छोटा सा चंडीगढ़ जिसके मेयर को कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन उसके चुनाव में किस तरीके से उन्होंने धांधली की, 8 वोटों की चोरी की। तो आज समझ सकते हैं कि इनकी चोरी की वजह से चंडीगढ़ भी विश्व के पटल पे आ गया और पूरे देश ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 8 वोटों की चोरी की। तो इनकी चोरियां आज दिख रही है और यही डर है। नहीं तो विपिन जी, अगर मुझे कोई डर ना हो सामने वाले से, तो मैं क्यों इतने। तो देखिए, चंडीगढ़ में भी जो आपका और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार था, दिल्ली की बात आपने की, तो फिर पंजाब में भी कांग्रेस से हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? और इनफैक्ट वहां तो उनके पास अच्छी खासी तादाद में सिटिंग सांसद हैं। देखिए, पंजाब एक अलग प्रदेश है और वहां जो है पक्ष और विपक्ष की बात है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र मूल्य अगर बचाना हो, लोकतांत्रिक मूल्य ठीक रखना हो, तो पक्ष और विपक्ष एकजुट नहीं होना चाहिए और वहां के लोगों से धोखा नहीं करना चाहिए। हम जनता के साथ है और जनता के लिए काम करते हैं। हम किसी सीट के लिए या कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आए हैं। और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों ने जिसको पक्ष में रखा है वो पक्ष में रहे और जिसको विपक्ष में रखा है वो विपक्ष में रहे। तो पंजाब में ये स्थिति है, तो इसलिए हम पंजाब में चाहते हैं कि लोग खुद सोचे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है। मिश्रा जी, मेरे को थोड़ी बात कंट्राडिक्टरी लग रही है। देखिए, एक थ्योरी जो आप बोल रहे हैं पक्ष विपक्ष वाली, तो वो जहां आपकी सरकार है वहां आपने पक्ष विपक्ष बना लिया, तो फिर ये तो जहां जहां आप उनसे, देखिए विचारधारा में ना अंतर होगा ना, पक्ष विपक्ष ऐसे कैसे बन गया, विचारधारा से ही बना। तो फिर एक तरफ आप उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनसे हाथ नहीं भी मिला रहे। चलिए, मैं जरा इनका भी, उपाध्याय साहब क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी की इस बात पर? क्या यही कारण है कि वहां पक्ष विपक्ष बस इतनी सी चीजें, इसलिए आप लोगों के बीच में दूरी है? देखिए, जो महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूं और दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं ये सोच इस पर मिलती है, यदि हम दोनों साथ होते हैं तो ये कट्टरवादी ताकत पंजाब को हाईजैक करेगी और एक जो है ध्रुवीकरण की राजनीति पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे करती है, उसी तरह ये सिख और हिंदुओं के नाम पे करने वाली भाजपा वहां पे जाकर के स्पेस क्रिएट करेगी। हमारी लड़ाई किससे है? भाजपा के विरुद्ध में लड़ाई है। हमको पता है हम दोनों को कि हमें लड़ना क्या है और जनता को भी पता है बात। वहां निश्चित तौर पे हम और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता के तौर पे वहां शुरू से रही है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो तीसरे की वहां पे एंट्री होगी और वो एंट्री किसी भी स्थिति में जायज नहीं है। पहली बात, चूंकि हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को जिंदा रखना है पूरे देश में, और यदि हम पंजाब में ही वो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा और कट्टरवादी ताकतें आएंगी तो हमारा उद्देश्य वहां कट्टरता से भी लड़ना है। जहां तक बात चुनाव के बाद की परिस्थितियां जैसी होंगी, जो परिस्थिति बनेगी, देखेंगे वहां कहां है भाजपा, कहां है अकाली दल, वहां पक्ष और विपक्ष रहेगा क्या। हम दोनों मिल जाएंगे तो एक सीट किसी को नहीं है वैसे भी, और वैसे भी हमें ही सीट आ रही है। ये सच्चाई सबको पता है। ठीक है, आप लोगों के अपने यहाँ कैलकुलेशन है, मैं इस पर जरूर थोड़ी राय ले लेता हूँ। सतीश जी और
ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, जो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह का उसमें कैलकुलेशन साउंड कर रहा है कि भाई हम दोनों साथ आ गए तो फिर वोट बटेगा, फायदा भाजपा को हो सकता है, पता नहीं कैसे, मैं थोड़ा उसको कम समझ पा रहा हूं, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। पंजाब की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो पंजाब में देखिए, पंजाब में भी गठबंधन हो जाता। दिल्ली गठबंधन इसलिए हुआ है कि आम आदमी पार्टी के को ये खतरा था। पिछले चुनाव के आप परिणाम को देखिए, लोकसभा के, उसमें सारा मुस्लिम वोट चला गया था कांग्रेस के साथ। कांग्रेस उसकी प्रथम पार्टी है, मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद है। और ये डर रहे थे दिल्ली में, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा है मुस्लिम, इसलिए ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये तोहमत लग जाए कि साहब आप समझौता नहीं करना चाहते, आप कांग्रेस को दूर रखना चाहते हैं, और समझौता ना होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि सारा कांग्रेस मुख्य टक्कर में रही। और पिछली बार टक्कर में रही थी, आप तो तीसरे नंबर पर रही थी। तो यही कारण है दिल्ली में समझौता इनको करना पड़ा है। पंजाब चूंकि इनको लग रहा है कि सारा हरा रही है, वहां पर इनका अपना आधार है, अपना जनाधार मजबूत है, इसलिए वहां पर किसी को देना नहीं चाहते। जबकि दिल्ली में कुछ खतरे हैं और कांग्रेस का अपना एक मजबूत आधार भी यहाँ पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो साबित भी हुआ था। सतीश जी, क्विकली, क्या मतलब, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कह रही कि हमें साथ आने में शायद ज्यादा नुकसान है बनिस्बत अपनी अपनी जगह लड़ने में, हो सकता है बात सही भी हो, आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे लगता है वही है। ये दोनों पार्टियों में ये रियलाइजेशन है कि अब ये पंजाब में एंट्री नहीं देनी है और दिल्ली में इकट्ठा वोट होगा तो इनको फायदा है। तो बड़ा सोच समझ के केजरीवाल जी ने ये समझौता किया है, और एक जगह किया, एक जगह नहीं किया है। और कांग्रेस वालों को भी लग रहा है, देखिए भाई, कम से कम एक पॉजिटिव मैसेजिंग तो हो ही गया है ना भाई, कि यूपी के लगे हाथ। मुझे नहीं लगता था कि यूपी में भी होगा या फिर आप पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में भी होगा। मुझे लगता था ये जरूर कि कांग्रेस को हो सकता है आप पार्टी यहाँ पर एक आध सीट दे दे, लेकिन 3 सीट देना मुझे बहुत वो लग रहा है। और पंजाब में आप देखिए ना, वो बंगाल वाली बात, लोग कहते हैं बंगाल में कि अगर ममता लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हो जाए तो फिर भाजपा को आप मैदान दे देंगे सामने, लेकिन वही चीज वहां भी है। तो वो नहीं चाहती ममता कोई गठबंधन करना। अब तो यही वाली बात हमको लगता है बड़ा स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन सब जगह हो रहा है, और ये इनके लिए कुछ तो पॉजिटिव लेके आ रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए, तो एक कैलकुलेशन है, और चुनाव क्या है, सारा कैलकुलेशन वाला ही मामला, जो जिसका कैलकुलेशन आगे पड़े। हालांकि इसका फाइनल लैश आउट तो हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल पंजाब की स्थिति, यूपी की स्थिति, गठबंधन सीटें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी महाराष्ट्र की। आनंद दुबे साहब है, सॉरी दुबे जी, आपके पास थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन ये है कि एक एक स्टेट करते हुए आ रहे थे, अब आपके स्टेट पे पहुंच गए। पूरे देश की राजनीति एक तरफ और अकेले महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफ। मुझे बहुत, मतलब, इससे उलझा हुआ समीकरण मुझे कहीं और दिखता नहीं है। ये बताइए, क्या तैयारी है चुनाव की? विपिन जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, महाराष्ट्र में कोई उलझन नहीं है, बिल्कुल समन्वय है। 4 पार्टियों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, जिसको हम लोग महाविकास आघाड़ी भी कहते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है और वंचित बहुजन आघाड़ी अभी अभी नई हमारे साथ आई। 2-4 दिनों का ही कुछ कामकाज बाकी है। 27 तारीख को पूरी पिक्चर्स एकदम क्लियर हो जाएगी। आप सबके माध्यम से राज्य और देश की जनता को हम कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा बता भी देंगे। हमारा एक फार्मूला भी तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन पार्टी किस जिले में, किस लोकसभा में उन्हें पराजित कर सकती है, वहां चुनाव लड़ेगी। 2019 में हम 23 सीटों पर लड़े थे, 18 सीटों पर हमने विजय प्राप्त की थी। उस हिसाब से हम सबसे बड़ी पार्टी हैं इस समय महाराष्ट्र में, तो हम 23 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है। बची हुई सीटों पर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वंचित को हम लड़वाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या है ही नहीं कि ये सीटों का समझौता नहीं हो पाएगा या देर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, समय और परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। कल तक लोग कहते थे कि इंडिया गठबंधन बन नहीं सकता, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक मंच पर आ नहीं सकती, प्रधानमंत्री जी हमें घमंडिया नाम से संबोधित करते थे। अब आज देखिए उनके यहाँ उलझन कितनी बड़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र
4 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही। मुझे खाली 1 मिनट दीजिएगा, मैं ब्यौरा देता हूं। उत्तर प्रदेश में अपना दल, निषाद पार्टी, सोहेलदेव भारती पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और 2-2 लोक जनशक्ति पार्टी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और बीजेपी। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई। तो जो हम पर ताने कसते थे कि इनके सीटों के समझौते नहीं होंगे, आज उनके यहाँ तो नींव तक नहीं पड़ी है। हमारे यहाँ तो बातचीत है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसको बहुत ही प्रेम और कुशलता से हमने सुलझा लिया उस विवाद को। दूसरा, दिल्ली और पंजाब पर हम लगे हैं, महाराष्ट्र पर हम लगे हैं। तो हमारा कहना यही है, विपिन जी, हमारा कहना यही है। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं आनंद जी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही। लेकिन आपने जो जिक्र किया आपकी पार्टी का 2019 का नंबर ऑफ सीट, साथ में एनसीपी का, लेकिन अब ना आपकी पार्टी वो बची ना एनसीपी वो बची, तो क्या अभी भी उस आधार पर कैलकुलेशन करना ठीक रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय को समझना होगा। मान लीजिए कि कल विश्व की आबादी 800 करोड़ है, 700 करोड़ लोग ये कह दें कि सूर्य देवता पूरब से नहीं पश्चिम से उगते हैं और कागज सर्टिफाई करके दे दिया जाए, तो सूर्य देवता तो पश्चिम से नहीं उगते हैं, वो तो पूरब से ही उगते हैं। तो अगर चुनाव आयोग ने कह दिया है कि यह शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे और उनके लोगों की है, कोई बात नहीं, उन्होंने कागज पर लिख कर दिया है। जनता के दिलों के कागज पर कैसे लिखोगे? जनता के दिल पर जो कागज है उस पर तो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को ही स्वीकार किया जा रहा है। जिस प्रकार चुनाव से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है हमारे राज्य में, 10 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव पेंडिंग पड़े हैं पिछले 2 वर्षों से। इससे सीधा असर पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। महाराष्ट्र में जितने सर्वे हो रहे हैं, हर सर्वे में महाविकास आघाड़ी को बढ़त दिखाई जा रही है। यदि हमारी पार्टी टूट गई होती, हमारी पार्टी कमजोर हो गई होती, तो ये बढ़त एनडीए को दिखाई जाती, न कि इंडिया को दिखाई जाती। तो ये जो कागज पर हमसे हमारी पार्टी और हमारे विधायकों को छीना गया है, वो हो सकता है कागज पर छीना हो, लेकिन धरातल पर, जमीन पर शिवसेना बहुत मजबूत है। वोटर हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। इसके लिए हम 23 कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं आप एज शिवसेना की? अगर मैं बात करूं, वैसे तो गठबंधन के तौर पर, लेकिन आप कितनी सीटें देख रहे हैं? हम 23 सीटें देख रहे हैं। 23 सीटों पर हमारा कैडर है, 23 सीटों पर हमारा मतदाता है, 23 सीटों पर हमारा संगठन है। तो हम 23 सीट मांग रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि एक परिवार है, एक परिवार है, बातचीत होगी तो 19-20 किया जा सकता है, लेकिन 23 सीटें पर हमारी तैयारी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 सीटों पे तो हमने बाकायदे समन्वय जाहिर कर दिए हैं। हमारी प्रचार सभा भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में हर विधानसभा वाइज सभाएं हो रही हैं। आज भी उद्धव ठाकरे जी सभा कर रहे हैं। तो रोज हमारा काम चल रहा है। तो हम नहीं समझते कि कांग्रेस पार्टी को भी कोई प्रॉब्लम है और राष्ट्रवादी को भी कोई प्रॉब्लम है। 27 तारीख को हम अपनी चारों दलों के प्रमुख नेता बैठ के अपनी सीटों के बारे में आपको और देश को बता देंगे। लेकिन बीजेपी कब बताएगी? जेपी नड्डा जी कब बताएंगे? बीजेपी अभी क्योंकि आप लोगों की बात हो रही है, उनका तो अब फिलहाल के लिए, क्योंकि उनके प्रवक्ता भी यहाँ नहीं है, लेकिन फटाफट मैं कुछ चीजें यहाँ पे कर लेता हूँ। सतीश जी, एक चीज ये कि जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आनंद जी, चलिए अच्छी बात है, उनका एक हिसाब किताब भी होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, ना तो शिवसेना वो बची ना एनसीपी वो बची। ऐसा तो नहीं होगा कि इस फैक्टर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? ठीक है, भावनात्मक तौर पे उन्होंने एक जवाब दिया कि लोगों के दिलों में है, लेकिन क्या वो कन्वर्ट होगा वोट में, या वो समीकरण इतना आसान नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी एक चुनावी मशीन है। मतलब हमको लगता है कि चुनावों में या राजनीति में एआई का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी देखिए, महाराष्ट्र उनकी चिंता थी, इसलिए एक पार्टी के दो पार्टियों के दो पार्टी बने। वो तो है, उनकी चिंता है। और जो ये भावनात्मक ढंग से कह रहे हैं कि दिलों में है, ठीक है, होंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन जब वो चुनाव के ग्रामर में आते हैं तो भाजपा का, आप देखिए, वहां मराठा वाला आरक्षण हुआ, कहीं न कहीं उन्होंने एक व्यवस्था की होगी। लेकिन फिर भी मैं भी ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की 48 सीटें मेरे ख्याल से आज से नहीं, मैं 2 साल से सोचता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का कारण थी। और अभी देखिए और क्या क्या वो करते हैं, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन ये कह देना कि महाराष्ट्र ये पिछले बार की तरह एकदम एक तरफा भाजपा के फेवर में होगा, ये हमको नहीं लगता। वहां संघर्ष होगा, ऐसा लगता है जो हम समझ पाते हैं। ठीक है। और आप देखिए, अभी देखिए कि कितनी टूटे हुई, शिंदे साहब निकले, फिर ये पवार, अजीत पवार साहब निकले, लेकिन इसके बावजूद भी अभी एक संघर्ष चल रहा है, लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एक तरफा नहीं हो करके, लेकिन संघर्ष तो है। हाँ, टूट फोड़ और तोड़ाफोड़ी का सिलसिला तो अभी भी जारी है। तो अब कांग्रेस से सवाल बनता है, उपाध्याय साहब, मतलब अब आप इनके महाविकास आघाड़ी में पार्टनर हैं, लेकिन खुद कांग्रेस की स्थिति तो आपके कई बड़े फेसेस लगातार छोड़ के जा रहे हैं, हो सकता है अभी और आगे कुछ नाम सुनने में आए, कैसे संभालेंगे फिर इस स्थिति को? देखिए, छोड़ के तो वो जा रहे हैं जिन पर मोदी जी को की विशेष कृपा रही है, सबको पता है। हाँ, पर वो आपकी पार्टी के अभी तक बड़े नाम थे, वरिष्ठ चेहरा थे। मोदी जी का आदर्श बन गया। और यदि ऐसे लोग आदर्श बना रहे हैं और इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, जैसे हमारे साथियों ने भी एनालिसिस किया, सतीश के सिंह बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी बात रखी कि दो पार्टियां अपने कटप्पाओं के माध्यम से करने का जरूर प्रयास किया। यदि आप इतना मजबूत थे तो ये प्रक्रिया करनी नहीं थी। ईडी सीबीआई के कारण जरूर आपने पार्टियों को तोड़ा है, लेकिन जनता के दिल में क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना में कोई अंतर है? ये पारस्परिक एक दूसरे का पर्यायवाची है। वही एनसीपी, शरद पवार जी और एनसीपी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जनता उन्हीं के नाम पे पहले भी वोट देती थी, आज भी देगी और आगे भी देती रहेगी। चाहे आप जो भी कटप्पा लगा दें और ईडी सीबीआई के कारण जिनको भी आप तोड़फोड़ करें, इस तोड़फोड़ को भी महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। महाराष्ट्र कभी भी धोखेबाजों को आगे नहीं प्रश्रय देती है। इस तरह षड्यंत्र करने वाले विभीषण को कभी भी उनको समर्थन नहीं देगी और इसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, भाजपा के अंदर भी आपस में बड़ा अंतर विरोध है। जो मुख्यमंत्री थे वो उनको उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहां भी उनको कुछ नहीं चल पा रहा है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनको अलग समस्या है, जो नए उप मुख्यमंत्री लाए हैं उनकी अलग तरह की समस्या है। तो ये पूरे महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन जो है अंतर विरोधों से जूझ रहा है और इसका नतीजा जनता पर, वोट पर भी, असर पर भी पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत छत्रप भी है, राष्ट्रीय पार्टियां भी है, राष्ट्रीय वैचारिक आधार भी है और पहले जो हमने शासन वहां किया वो भी दिखता है और एक बड़ी सहानुभूति है क्योंकि आपने सरकारों को तोड़ने का काम किया। तो यहाँ पर अजय जी, अब ये विधानसभा का चुनाव होता तो फिर भी एक अलग बात होती, लेकिन जब बात लोकसभा के चुनाव की होती है तो उस लिहाज से क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके पास एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि भाजपा के पास पार्टी संगठन, इसकी ताकत को तो हम नकार नहीं सकते, और फिर वोटर ऐसे भी तो सोचता है ना कि एक बड़ी सरकार के लिए मुझे वोट देना है, तो फिर वो अपना वोट उधर क्यों देगा, उधर क्यों नहीं देगा, आपको क्यों देगा? विपिन जी, मैं फिर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का जो राष्ट्रवाद है, महाराष्ट्रीयता का जो भाव है, उनमें एक शौर्य है, साहस है, उत्साह है और वो लोग ऐसे विभीषण और ऐसे षड्यंत्रकारियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। आप इतिहास उठाकर देखिएगा। और ये षड्यंत्रकर्ता कौन है? ये षड्यंत्रकर्ता महाराष्ट्र के नेता नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए सजा प्रधानमंत्री जी को मिलेगी इस पूरे कार्यक्रम में। जिस तरह से अजीत पवार को आगे बढ़ाया, एक भ्रष्टाचारी के नाम पे आगे बढ़ाया, अशोक चौहान को तोड़कर लाया, जिस तरह से शिंदे गुट को अलग किया, इन सभी के पीछे का कारण कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अपने नैतिक स्तर को इतना नीचे लाकर के राजनीतिक संस्कृति को चेंज करने का और महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर प्रश्न लगाने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र की जनता इसको अच्छे से समझ रही है। ठीक है, तो अब यही बात ब्रजेश जी, अजय जी माफ कीजिए, अजय जी ये बात आप आए हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक नेता हैं, तो यहाँ पर नेता तो अक्सर अपनी बात कहते हैं, लेकिन कई बार हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या यही सेम टू सेम बात जनता के मन में रिफ्लेक्ट होती है, उनके दिमाग में रिफ्लेक्ट होती है? ये एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है। खैर, आप लोग नेता हैं तो जनता की नब्ज पकड़ना आपका काम है। एक छोटा ब्रेक हम यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को थोड़ा होलिस्टिक करेंगे, बात करेंगे पूरे इंडिया गठबंधन की, जो स्थिति अभी बनी, जो लोग निकल गए, जो लोग छूटे, जहां गठबंधन हो गया, तो क्या जिस टक्कर की बात कर रहे थे शुरू में, जिस फिलॉसफी के साथ ये सब कुछ शुरू हुआ था, बात वैसी कुछ बची भी या कुछ
पन्ने बिखर गए या फट गए। एक छोटा ब्रेक के बाद थोड़े से बड़े संदर्भ में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। में बात हो रही है कि जो गठबंधन जिसका लंबे समय से बातचीत थी, अब कुछ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इंडिया गठबंधन का क्या, जो एक बड़ा अम्ब्रेला गठबंधन था, तो चलिए काफी सारी बातचीत ब्रेक से पहले हुई, वो जो पार्टी लेवल पे गठबंधन हुए, अब हम थोड़ी बात को आगे विस्तार में ले जाएंगे। समय कम रहेगा इसलिए सबसे संक्षिप्त, छोटे और शार्प जवाब चाहेंगे, लेकिन कुछ एक सवाल और बचते हैं। उपाध्याय साहब ये बताएं कि बाकी सब जगह का ठीक है, लेकिन बंगाल में क्या चल रहा है? क्या अभी भी कुछ उम्मीद है ममता दीदी से आपकी कोई बातचीत, वहां पर कुछ साथ में आने का कार्यक्रम? विपिन जी, ममता दीदी से भी अपेक्षाएं हैं और उनसे पूरी उम्मीद है, और ये गठबंधन उनके साथ भी होने जा रहा है। आपने जरूर एक प्रश्न किया है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्या और कैसे। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में जो लोग आशा रखते थे, जिनकी विचारधारा थी, जो दिल के मजबूत थे, जो निडर, निर्भीक, निश्चल और निष्ठापूर्वक जो है निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं, और मोदी जी के तानाशाही से जो कहीं ना कहीं देश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं और ईमानदारी से हमारे साथ होकर के काम करना चाहते हैं। जो लोग किसी न किसी रूप में डर गए या ईडी, सीबीआई या सरकारी तंत्र के चालबाजियों में फंस गए, या जिनको सीएम बनना था या राज्यसभा का एक पद लेना था, सत्ता के लिप्सा में वो चले गए, लेकिन उनसे क्या इस देश की लोकतंत्र की मजबूती नहीं होगी? लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र की रक्षा हमेशा तभी हुई है जब लड़ने वाले लोग रहे हैं। लड़ने वालों से ही जंग जीती जाती है। उपाध्याय जी, ये पूरी बातचीत में भाव ऐसा आता है कि जैसे पूरा देश बीजेपी से इस वक्त त्रस्त हो और सारे लोग मोदी को विरोध कर, मतलब मैं बहुत खुली और साफ बात बोल रहा हूं कि बहुत मतलब कि बस परेशान हो गए हैं और बस उनसे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन असल में शायद ऐसा है नहीं। तो ये जो परसेप्शन वाली, आप देखिए ना जी। हाँ जी बोलिए जी, आप देखिए ना पूरे देश का हालत क्या है। पिछले मात्र एक सप्ताह की मैं चर्चा आपसे करूंगा। किसानों पर किस तरह से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किस तरह उनका मर्डर तक हो रहा है। डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ इसी चंडीगढ़ में जनतंत्र के नाम पे। किस तरह उत्तर प्रदेश में जो है पेपर लीक और नौजवानों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज की हालत देखिए, सतपाल मलिक जो व्यक्ति कम से कम सच बोलने की ताकत रखता है, उसकी जुबान बंद करने के लिए लेकिन उपाध्याय जी, इसके जो दूसरी तरफ है, इसका जो दूसरा साइड है, वो भी तो देखिए, वो भी तो कितना मजबूत साइड है। उसमें राम मंदिर से लेकर तमाम चीजें दूसरी फहरिस्त गिना दी जा सकती है। नहीं, इस देश की जनता ने जो आपको सेकेंड टर्म में वोट किया था, देश में महंगाई, बेरोजगारी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, 100 स्मार्ट सिटी के लिए, काले धन की से मुक्ति के लिए हुआ क्या? जो देश देख रहा है, आपको ना इन मुद्दों पे हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद आपस में लड़वाने के लिए नहीं कहा था। एक आईपीएस को कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, सिख, वो जस्ट वो पहन लिया अपना सिख धर्म मानता है, इसलिए ये क्या है? ये इसके लिए क्या कोई राज सत्ता इसके लिए आती है? देखिए, हर सरकार में इस तरह की बातें होती हैं। आपकी सरकारें भी रही हैं लंबे वक्त तक, तब भी ये बातें होती हैं। कोई बात नहीं, मेरा ये है कि क्या जो आप बोल रहे हैं वो मैसेजिंग आप जनता तक पहुंचा पाते हैं और वो फिर परिवर्तित होती है नतीजों में? ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए, क्योंकि थोड़ा छोटा रखना है, समाजवादी पार्टी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब्बास साहब ये बताइए कि देखिए, आप ही की पार्टी की मैं बात करूं तो उसमें भी क्या सब कुछ सही है? स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए, एक आपकी लेडी नेता, आई थिंक पल्लवी शर्मा, अगर मैं नाम गलत ना ले रहा हूं, वो छोड़ के निकली। तो आपके यहाँ भी असंतोष के भी, पटेल माफ कीजिएगा, तो आपके यहाँ भी थोड़ा चुनाव के नजदीक आते आते वोटर, आपकी जो लिस्ट सामने आ रही, तो पार्टी के अंदर असंतोष है, क्यों ऐसा? नहीं, देखिए, अब पहली चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो समाजवादी परिवार की सदस्य हैं और आप समझिए कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है, ये मजबूत लोगों के लिए चुनाव है। जो कमज़ोर लोग हैं वो आज एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। अगर हम एनडीए की बात करें तो इसमें 27 दल तो ऐसे हैं जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, 0 है, और पार्टियां लूटनी पड़ रही हैं। इनको
अपने जो इनके असली जो दल हैं, जो असली भाजपा एनडीए के घटक हैं, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 पार्टियां जो भाजपा के साथ हैं, इनके अलावा तो कोई भी इनके साथ नहीं है। अगर कोई बता दे कहां पे कैसे सीट शेयरिंग होगी, क्या होगा, इस कोई नहीं है। आप लोग हमसे कल तक सवाल पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी सीट में मानेगी, क्या समाजवादी इतनी सीट देगी। आज सब हो गया बहुत ही आराम से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में। मुझे लगता है पूरे देश में ऐसे ही स्थिति बन रही है, क्योंकि ये जन भावना है जिनका सम्मान इंडिया गठबंधन कर रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक कर रहे हैं। आज पूरे देश में रोष है भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के खिलाफ। किस प्रकार से इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 के अंत तक, किस प्रकार से इन्होंने 2022 के अंत तक देश में सबको पक्का मकान देने का वादा किया था, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात करी हो, महंगाई, भ्रष्टाचार किस प्रकार से देश में है, ये हम आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है जो देश की जनता है वो अब भारतीय जनता पार्टी। एक छोटा अब्बास साहब, एक छोटा सा अपडेट अगर आप दे पाए तो, कांग्रेस के साथ आपका हो गया हाथ मिलानी, क्या कुछ और पार्टियों को जोड़ने का विचार है, प्लान है? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, ये जो इंडिया गठबंधन है ये खुली भावना के साथ जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो आए, उसका स्वागत है। जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है, जो समझता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, जिसके अंदर लड़ने की ताकत है, कुव्वत है, वो हमारे साथ जुड़े, हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों के पास जाता हूं। ब्रजेश जी, जिस इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे थे, जो एक शुरुआत हुई और नीतीश कुमार, ममता जी और ये बड़े बड़े चेहरे आए, लेकिन उसके बाद उसमें टूट फूट होती हुई दिखाई दी। ठीक है, अभी कांग्रेस ने हाथ मिला लिया समाजवादी पार्टी से और दूसरी जगह पे कुछ कुछ गठबंधन हो रहे हैं, लेकिन जिस स्वरूप में इंडिया गठबंधन चला था वो तो नहीं दिख रहा। अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है, अपने अपने तर्क इसमें दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या अभी जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की, वो है कि वो टक्कर दे पाएगा बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को? देखिए, ये तर्क कोई कर सकता है, लेकिन जिस समय इंडिया गठबंधन का स्वरूप जो बन रहा था, जिसको लोग लगातार बैठकें हो रही थी, विभिन्न शहरों में तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, जिस स्वरूप की कल्पना की थी वो स्वरूप नहीं दिखा अंत तक आते हैं। कारण है कि काफी बिखराव हुआ है, कई नेता छोड़ के गए, जो उसको एकजुट करने चले थे वो अलग हो गए। तो ये कहना, अच्छा इस बात से भी कोई सहमत नहीं होता, मैं तो सहमत नहीं हूं कि साहब एक रणनीति के तहत कोई समझौता नहीं करना चाहता। कारण क्या है कि मैंने राजनीति को बहुत देख लिया है, जब कभी कोई सहमत नहीं बनती तो कहते फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या है आज तक समझ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर के वो स्वरूप नहीं है, लेकिन जो भी है वो अब सामने आ रहा है। और लेकिन ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए भी, भले ही कोई कुछ कहे, ये लड़ाई कठिन है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि तमाम साथियों को जब तक नहीं जो स्वरूप पहले था उस हिसाब से ये गठबंधन अब नहीं दिखता। पहले बहुत व्यापक दिख रहा था, अब वो टुकड़ों में उस समझौते हो रहे हैं और ये काफी मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन वैसा स्वरूप नहीं है जैसा पहले लग रहा था। ठीक है, मैं सतीश जी के पास जाऊं उससे पहले विनय मिश्रा साहब, क्या नहीं लगता कि जब आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से जो कैडर वाइज बहुत स्ट्रांग है, जिसका संगठन बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात उसके पास एक ऐसा चेहरा है जिसकी छाप हर जगह छूटी हुई है, बहुत पब्लिक के साथ एक कनेक्ट है, तो वहां कम से कम जो भी गठबंधन बने उसके पास एक चेहरा तो हो दिखाने के लिए कि हाँ इनके साथ, अब उसमें ये तर्क देना कि नहीं बिना चेहरे के ऐसा वैसा, लेकिन जो सोच है जनता की, जो वोट डालने जाता है वो ऐसे ही सोचता है। देखिए, इस देश की जनता एक ही चेहरा देख देख के थक गई है। क्यों थक गई? हर आप क्यों थक गई है? फिर क्या दिल्ली की जनता एक चेहरा देख के थक नहीं गई है? एक वैक्सीन के सर्टिफिकेट मुझे बताइए कि फिर दिल्ली की जनता एक चेहरा देख के, अगर इतना ही सिंपल स्टेटमेंट हो कि एक चेहरा देख के थक गई है, तो दिल्ली वाले भी थक गए होंगे। हट जाइए आप वहां से। देखिए, काम की बात भी होनी चाहिए, काम की चर्चा भी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है तो मैं उनसे पूछता कि आप ये 400 पार जो कर रहे हैं खुद से, ये गणित है कहाँ, ये आंकड़ा है कहाँ, जरा बताए तो सही। तो इसलिए सिर्फ कह देना और उस आंकड़े को लेकर चलना कि 400 पार नारे से देश में चुनाव नहीं होगा। इस देश में चुनाव मुद्दों पे होगा, इस देश में चुनाव विकास पे होगा, इस देश में चुनाव बेरोजगारी पे होगा। मेरे को तो आज भी याद आता है, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल 35 रुपए आ गया क्या? डॉलर की बात होती थी, डॉलर जो है एक एज पार कर गया, आज डॉलर आ गया क्या 50 रुपए? तो बहुत से ऐसे तमाम मुद्दे जिसको लेकर आज
लोगों में आज ये सवाल भी है मोदी जी से कि खाली आप मन की बात करेंगे या मन की बात सुनेंगे भी, क्योंकि आज आपको दिख रहा है किसान एक हफ्ते में किसानों के ऊपर बम गालू सब मान ली मैंने आपकी बात मिश्रा जी, सब मान ली, पर मैं कह रहा हूं कि उस बात को कन्वे करने वाला कोई लीडर भी तो चाहिए। देखिए कन्वे क्यों नहीं हो रहा है, आज आम जनमानस में आप चर्चा करके देखिए, निश्चित तौर पे वो कन्वे हो रहा है। आज आम जनमानस में चर्चा है, आप मॉर्निंग वॉकर्स में चले जाएं या दोपहर को चले जाएं, शाम को लोगों में चर्चा करें, चाय की टपरी पर चर्चा करें, आज लोगों में चर्चा है कि खाली झूठ बोला जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। आज सिर्फ चर्चा ये है कि ये मोदी जी काम कुछ नहीं कर रहे, खाली टीवी पे आते हैं, बोलते और चले जाते हैं, लेकिन आम जनमानस को क्या मुक्ति मिल गई? आज ये गरीबों की मुक्ति की बात करते हैं। ठीक है, मेरा सवाल इससे थोड़ा मोटा था, थोड़ा गंभीर था कि वो जो कैलकुलेट, देखिए हम सब जानते हैं कि चुनाव एक समीकरण भी है अपने आप में, बाकी तो जो है सो है, तो क्या वो समीकरण बन रहे हैं, क्या वो इक्वेशंस बन रही हैं जिससे वो रिजल्ट पैदा होंगे? क्योंकि अब समय कम रह गया। सतीश जी, ओवरऑल इंडिया गठबंधन जिसको मुकाबला करना था बीजेपी के साथ, क्या वो इस पोजीशन में दिखाई दे रहा है? तमाम जो अब गठबंधन हो भी गए या जो लोग छोड़ के चले गए, आज की जो स्थिति है कि वो 2024 के परिणामों में कोई बड़ा उलटफेर कर पाए? वो तो कहीं कोई चमत्कार हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेस्ट केस सिनेरियो में अगर INDIA वाले हैं तो 40 हैं और मोदी जी की शुरुआत ही 60 से। तो एक तो पहली बात रही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस आदर्श की चर्चा कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, उस आदर्श के साथ शुरू तो हुआ था INDIA। मैं तो इंडिया बोलता भी नहीं था, बोले कि क्या बोलेगे, 2-3 टुकड़े हो गए उसके, तो बोलो कि इंडिया के टुकड़े हो गए, नहीं बोलता था INDIA। उस आदर्श पर ये कायम नहीं रहे और स्वार्थ में ये लोग बर्बाद किए एक दूसरे को। क्या हुआ, जो डिसाइसिव मोमेंट था वो 3 राज्यों का चुनाव था, तो सब तो जाकर के मध्य प्रदेश में लड़ गए। तो अपना अपना जमीन बचाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अभी इस तरह से रहे। नीतीश टूट गए, नीतीश जो है वो टूट गए। हाँ, मैं मानता हूं कि तेजस्वी की सभाओं में भीड़ आ रही है बिहार में, लेट कट है, लेकिन कट तो लेट ही है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं तो अब इनको 3 मार्च को एक रैली भी करनी है, करेंगे, तो अब तक इनको तो 333 रैली करना चाहिए था। 77 और 89 में हम लोगों ने देखा है, तो वो तो नहीं दिखाई पड़ा। और इस तरह एक बड़ा नेता है, मजबूत नेता है, संसाधन है, एग्रेसिव है, तोड़ता भी है, जोड़ता भी है, और पता नहीं क्या क्या करता है, हिंदुत्व भी है, सब कुछ है, तो उसके सामने खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। और एक बात है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कॉन्टेस्ट अब आया है, मैं नहीं कहता कि नहीं आया, लेकिन ये नैरेटिव माहौल मिला जुला के इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा और समय बहुत कम है। जी, तो जैसा क्रिकेट में भी होता है कि टाइमिंग नाम की एक चीज़ होती है, उसी पर शॉट होता है, टाइमिंग मिस हुई तो आपके आउट होने का भी खतरा होता है, और टाइमिंग सही तो फिर आप जो शॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर आपको चौका या छक्का भी मिलता है। तो सतीश जी जो बात कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन की वो टाइमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और क्या उसमें इंडिया गठबंधन, जिसको उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से तो INDIA बोले और उसमें अब जो रहा नहीं रहा अलग बात है, क्या उस पोजीशन में है, क्या उसकी टाइमिंग सही बैठी, गड़बड़ा तो नहीं गई, क्या वो लेट तो नहीं हो गए? ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे चुनाव तक। लेकिन ठीक है, एक तरफ कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, अब इनका नतीजा क्या निकलता है, इनसे क्या आउटपुट निकलता है, साथ में आने के कितने फ़ायदे होते हैं और मुकाबला कहाँ जाके रुकता है, थोड़ा जैसे जैसे हम चुनाव के करीब बढ़ेंगे शायद चीज़ें और साफ होती जाएंगी, क्योंकि अभी ऐसी कई और डिबेट्स और कई और वार्ताएं होंगी। फिलहाल आप सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।